बेरोजगार जो पिछले 3-4 सालों में इस राह में आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमें जॉब्स मिलेंगी, वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो है वो पटवारियों को जो फॉर्में भरवाई, सभी से एक ही मुश्त में 800 रुपए ले लिया। भाई आप तो संविधान को भी नकार रहे हैं। चंबा हमारा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो रेफरल मेडिकल कॉलेज बन करके रह गया। ये जो पीडीएनए का पैसा है आपका, पीडीएनए में इतनी बंदरबांट हो रही है और ऐसी ऐसी जगह पे डंगे लगा रहे हैं जनाब कि आपने खुद भी देखा होगा जहां जरूरत ही नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना अवैध कटान हुआ, आपको उसको रोकना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंजराड़ू तीसा, शानदार स्कूल, 1200 की स्ट्रेंथ। मैं भी भाषण दे पा रहा हूं तो मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूं, लेकिन उसको काहे को खराब कर रहे हो जो अच्छा स्कूल चला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो 16 फरवरी को अभिभाषण दिया यहाँ पर माननीय सदन में, उस पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं भी चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसमें जैसा भाई सुल्तानपुरी जी अभी लेटेस्ट जो बोल के गए हैं, तो इनके पास भी मटेरियल तो था नहीं, क्योंकि इसमें जो गवर्नर साहब ने, जो भाई रणधीर जी ने बीच में कहा कि कुछ एक चीज़ें तो ब्लॉक वो ही कर गए थे गवर्नर साहब की, इतने पेज से इतने तक जो है वो नहीं है चीज़ें, तो बाकी जो है वो छानबीन कर रहे थे ये लोग भी कि भाई कुछ तो मिले जिस पे हम लोग चर्चा करें। घूम फिर के चाहे डिप्टी साहब आए, चाहे और लोग आए, सारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, ये सब आरडीजी पे ही आ जाते हैं। तो आरडीजी का फंडा ही क्लियर करना बड़ा जरूरी है, तो थोड़ी सी रोशनी में उसी पे ही डाल देता हूँ। हुआ क्या है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तरह से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मांग करते हैं, या जो हमारी जैसी स्टेटें बनी, भारत सरकार ने उस टाइम सोचा था कि जो आर्थिकी या आर्थिक तरीके से राज्य जो हैं वो स्वावलंबी नहीं हो सकते या अपने लिए इनकम के रिसोर्सेज जो हैं वो अभी जनरेट नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ ना कुछ कंपनसेट करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने तब कहा था। लेकिन ये 40 सालों का अरसा ऐसा रहा। मैं एक वो इकोनॉमिक ब्लॉग किसी व्यक्ति ने जो है अपलोड किया था, उसको ढंग से मैंने सुना और देखा, तो उसने बड़ा शानदार कहा। उसमें उन्होंने कहा कि अब जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में मिड डे मील शुरू हुआ 2003-2004 के समय में, और 1995 से ये कवायद शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्तर से ये मिड डे मील की, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। लेकिन के कामराज करके एक चीफ मिनिस्टर हुए तमिलनाडु के, उन्होंने जो है वो 1956 में जो है वो इसकी शुरुआत कर दी थी। देखो, अब जो विजनरी लीडर होते हैं या जो विजनरी स्टेटें होती हैं, वो शुरू से ही व्यवस्थाएं खड़ी करनी शुरू कर देती हैं। हम सब लोग अपना अपना घर चलाते हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस में हमारी मान्यता हो, इसके लिए हम संघर्ष भी करते हैं, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को उतना ही रखते हैं जितना मतलब जरूरत होती है। तो मैं जो के कामराज जी की बात कर रहा था, उन्होंने इसीलिए मिड डे मील स्कूलों में शुरू किया। उनको लगा कि आने वाले समय में अगर मान लो बच्चे आज स्कूलों में नहीं जाएंगे तो वो हमें लेबर के ही लोग मिलेंगे, लेबरर ही मिलेंगे। ये जो आरडीजी की बात ये लोग कर रहे हैं, भारत सरकार ने कई जगह पर, मतलब ये तो जब 15 फाइनेंस लागू हुआ उस टाइम से ही मूल्यांकन शुरू हो गया था। नॉर्थ और साउथ का आपने झगड़ा सुना होगा, नॉर्थ स्टेट साउथ स्टेट्स का झगड़ा, वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे है उनका। साउथ वालों का कहना है कि सबसे ज्यादा अगर कर जो है एकत्रित करते हैं वो हम लोग करते हैं। देश में जितना कर एकत्रित होता है उसका 50% हम लोग देते हैं। नॉर्थ के लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जिस एवज में हम लोग फंड जो है वो भारत सरकार या केंद्र को भेजते हैं, उस एवज में वो रिटर्न में नहीं आता, तो हमें जो है वो लॉसेस हो रहे हैं। 50% के एवज में हमें 30% ही रिटर्न में आ रहा है। तो उन्होंने उस टाइम सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरीकों से ही आरोप लगाए नॉर्थ के लोगों पे कि हम लोग, देखो, जो शुरू में इकट्ठे ही आजाद हुई सारी स्टेटें, पूरा देश इकट्ठा आजाद हुआ, लेकिन कुछ तथाकथित जो पॉलिटिशियंस या कुछ सरकारें थी, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए और अपनी अपनी स्टेट्स खड़ी करनी शुरू कर दी। साउथ में आप तमिलनाडु को ले लो, आंध्रा को, जहां इनकी सरकार है, जिन्होंने खुल के मुखालफत करी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए आरडीजी वगैरह, वो ठीक कह रहे हैं।
कि उन्होंने जब शुरू में आरोप लगाया कि आप तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ चुनाव होते हैं तो जातिगत होते हैं, आपने यूपी बिहार उसका उदाहरण उन्होंने उस ब्लॉग में दिया है। तो वो उसमें कह रहे थे कि भाई तुम जो है वो अगर 100 रुपए दे रहे हो भारत सरकार को, हम भी 100 रुपए दे रहे हैं, उस 100 रुपए की एवज में हमें 15 रुपए रिटर्न में आ रहे हैं और तुम लोगों को 178 रुपए आ रहे हैं, तो ये अव्यवस्था मतलब पूरे अब इसमें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये भारत सरकार पे शुरू से ही प्रेशर था। अब ये जो 17 स्टेटें जो आरडीजी फीड कर रहे हो, जो जिनकी फीडिंग हो रही थी आरडीजी के तहत, यहां पर हमसे बड़ी गलतियां हो गई हैं। अब जो मैंने शुरू में, हमने पूर्व के भी अपने भाषणों में यहां हाउस में भी कहा है कि हम लोग सच्चाई में सीरियसली रिसोर्सेज को खड़ा करने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। कई उदाहरण दिए, अभी जैसे आज का रिसेंटली चला हुआ, हमने अखबारों का पेज जो है वो बना देते हैं कि पेड़ों का बड़ा अवैध कटान हो रहा है। एक स्टेटमेंट मेरी तरफ से आएगी, एक तरफ उधर से आएगी, और जो लोग इतनी मौज के साथ पेड़ काट रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं ये जो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। अभी आप देखो, शिमला जब मैं पिछली बार आया हफ्ता भर पहले तो टी शर्ट में हम लोग घूम रहे थे, और जब अभी आए हैं तो लोगों को बड़े ओवरकोट पहनने पड़ रहे हैं। तो ये कारण एक वो भी है। लेकिन हम इसको, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, बीजेपी का विधायक है इसीलिए बोल रहा है, सरकार नहीं सुनेगी, ऐसा जैसा उधर के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो इसीलिए हम बोल रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। तो बोलने का भाव क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हिमाचल जैसी सरकारों ने, मतलब हम जैसे लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि जिस दिन वो फंड खत्म हो जाएंगे या बंद कर देंगे। अलार्मिंग स्थिति तो जीएसटी लागू होने के बाद आप लोगों को दे ही दी गई थी कि भाई धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी कहानी। फिर इतना उहापू क्यों? फिर काहे को हम लोगों को बलगरा रहे हैं कि भाई फंड वो हो गया, इसीलिए बेरोजगार जो पिछले 3-4 सालों में इस राह में आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमें जॉब्स मिलेंगी, वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, डेवलपमेंटल जो वर्क्स हैं, अभी जैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की इन्होंने बड़ी बात करी, मैं पूरे हिमाचल की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है कहां? आपने कई बार मसला उठाया माननीय अध्यक्ष महोदय कि चंबा हमारा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो रेफरल मेडिकल कॉलेज बनकर के रह गया। अब इन्होंने कहा कि हमने 175 करोड़ रुपए दिए, जो कि शुरू में दे देने चाहिए ताकि जो ब्लॉक एक रुका हुआ है वो बन जाता। दूसरा, जैसे मैं चुरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैंने शुरू में कहा कि हमारा सिविल हॉस्पिटल तीसा बहुत अच्छा चलता रहा है, लेकिन अब वहां पर जो है वो 3-4 ही डॉक्टर और 53 पंचायतें हमारी वहां फीड होती हैं। अब आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आप खोलें ना खोलें वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारा जो दायित्व बनता है टुवर्ड्स द पब्लिक, वो तो हम लोगों को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे हैं। अपने फेलियर्स को दूसरों पे थोप देना, ये कहाँ का जस्टिस है, कहाँ का न्याय है? तो मेरा मानना यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय राज्यपाल साहब ने जब अपना अभिभाषण यहाँ शुरू किया या उनको कॉपी दी गई होगी, तो उनको लगा कि कुछ तो जो उन्होंने यहाँ पर अपने तरफ से एक्सपंज कर दिया कि मैं नहीं बोल सकता, ये संवैधानिक संस्थाओं पर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोगों को अब सोचना ही चाहिए। हम लोग जो है, मैं बड़े उसमें कह रहा हूं, अभी हम बजट पे भी चर्चा करेंगे आगे जा करके, लेकिन क्या बजट पेश करेंगे हम? अब चिंता का विषय ये भी हुआ है, रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। हमने इंडस्ट्रियों को जो है उस तरह से खड़ा ही नहीं होने दिया। अभी ये कह रहे थे सीबीएसई के बारे में, बड़ी छाती पीट रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक ही उदाहरण देकर के ये सीबीएसई के उसको भी फेल कर देता हूं। हमारा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंजराड़ू तीसा, शानदार स्कूल, 1200 की स्ट्रेंथ, मतलब इतना शानदार। वहीं से पढ़ करके हमारे कई आईएएस निकले, कई एचएएस निकले। मैं भी भाषण दे पा रहा हूं तो मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूं। लेकिन अब स्थिति उस स्कूल की ऐसी आ गई कि जब आपने सीबीएसई सिर्फ जिल्द, बाहर का गत्ता ही बदला है, अंदर का सामान तो वही है, आप ही तो किताबें छाप के दे रहे हैं। बोर्ड आपने खत्म करना शुरू कर दिया अपना, क्या लाभ है उस चीज का? आप उसमें सिलेबस, अपना सिलेबस, एससीईआरटी सोलन हमारी क्या कर रही है, हमारा डायरेक्टरेट एजुकेशन क्या कर रहा है? आप जो है वो सीबीएसई तो 4 लोगों ने शुरू की थी यहाँ राजस्थान में,
और वो भारत सरकार को अच्छी लगी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उनका सिलेबस, और वो उन्होंने आगे जा करके एक नोटिफिकेशन के आधार पर ICSE भी शुरू कर दी। और आप लोग जो हैं उनकी नकल मार रहे हैं जिन्होंने कभी किसी की नकल मारी थी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड अपने आप में सक्षम बोर्ड है जो आपको अच्छी शिक्षा जो है वो इम्पार्ट कर सकता है। यहां पर हमने देखा CBSE के पढ़े हुए भी विधायक हैं, ICSE के पढ़े हुए भी विधायक हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि उनको बड़े सुर्खाब के फर लगे हुए हैं और जो वो डिबेट करते हैं उस डिबेट में हम लोग नहीं शामिल हो सकते। हम तो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, माननीय स्पीकर साहब खुद यहां बैठे हुए हैं। मेरा मानना यह है सर, हम अपने संस्थानों को जो है वो निकम्मा और नकारा कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना अवैध कटान हुआ, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना अवैध कटान हो रहा है कि आपको उसको रोकना चाहिए, ये मैं शुरू में भी कह गया। लेकिन कश्मल उखाड़ा जा रहा है सर, वो तो एक ऐसी संजीवनी बूटी है एक तरह की जिसकी एवज में आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। वो तो तथाकथित ठेकेदार जो है वो अलग अलग स्टेटों से आए, उन्होंने वहां पर बंदे मैनेज किए, कहा तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि हमने उनको लाइसेंस दिए हैं जो अपनी प्राइवेट लैंड पे जो है वो कश्मल उखाड़ रहे हैं, लेकिन वो सारे जंगलात से लेकर के जा रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, सरकार से ये निवेदन है कि आप जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात सिर्फ किताबों में रख रहे हो, उसको अक्षरशः यहां इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने इंडस्ट्री जाने दी है इधर जम्मू कश्मीर की तरफ, हमने उस पर कोई काम करना शुरू नहीं किया। मेरा शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन है, अगर आपको यह CBSE लागू करनी है, भंजराड़ू तो बड़ा अच्छा स्कूल चला है हमारा, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, आप करो कोई हिमगिरी का हमारा स्कूल, आयल का स्कूल, झज्जा का, सिनवाल का, इधर चांजू का, चरड़ा का, या लास्ट माणी मसरून झुलाड़ा का, टिकरी का, कहीं का भी करो, लेकिन उसको काहे को खराब कर रहे हो जो अच्छा स्कूल चला हुआ है। यही आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात है। एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो सर हमारा तीसा चलता था, उसको भी खराब कर दिया। अब 2 PHC उस टाइम हमने बामुश्किल माननीय ठाकुर जयराम जी की ब्लेसिंग से हमने खोली थी। हम लोग अब गप्पों के लिए तो गप्पे मार देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या दे रहे हैं। अभी हमारी सड़क जो है वो आज भी बंद है, तीसा सड़क। जैसे ही थोड़ी बारिश हो रही है, चांजू नाला, शरेला नाला, ऐसे कई नाले हैं। ये जो PDNA का पैसा है आपका, अभी हमारे PWD मिनिस्टर साहब नहीं है यहाँ पर, PDNA में इतनी बंदरबांट हो रही है कि जो आपके ठेकेदार बड़े जमाने से बेचारे दुखी थे, इस अफसोस में थे कि हमें कोई काम नहीं मिला, ये नहीं मिला। 3.5 साल में PDNA का पैसा आया, उन्होंने आनन फानन में रातों रात टेंडर लगाए और ऐसी ऐसी जगह पे डंगे लगा रहे हैं जनाब कि आपने खुद भी देखा होगा जहां जरूरत ही नहीं है। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी सड़कें जो हैं वो पूर्णतः खुली नहीं है, उस पे काम करें हम लोग। तो मेरा मानना यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो माननीय राज्यपाल साहब ने यहाँ पर ये जो अभिभाषण दिया, हम लोगों को बाकी बातें हम आपका जब आप बजट पेश करेंगे उसके बाद कहेंगे, क्योंकि ये सेकंड लास्ट बस अब ये मुक्ता साल है ये भी, और अगले साल तो चुनावों की रणभेरी बच जाएगी। तो फिर हम कब करेंगे ये व्यवस्था परिवर्तन जो सो कॉल्ड आप लोगों ने कहा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि आप जो है वो एक तो ये RDJ वाला रोना रोड छोड़ दो, मैं आपको वो सारी वो दे दूंगा जिसमें कई बार साउथ के लोगों ने कहा है कि भाई तुम लोग ये कर रहे हो, ये खत्म करो, तुम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते, तुम खा के फ्रीवीज खत्म नहीं करते, मुफ्त की स्कीमें चलाना, ये 1500 वाला ड्रामा, उसका ड्रामा, उसका, अब ये इसकी जरूरत नहीं रही है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। लोग, युवा लोग जो अपनी लाइब्रेरियों में पिछले कई सालों से जो है वो 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, अभी थोड़ा वो बस हो गया कई सालों से वहां पर हैं और इस आस में है, आपसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं युवा लोग कि आप जो है वो सरकारी नौकरियां जो है वो एडवर्टाइज करने के बजाय सच में इंप्लीमेंट करोगे। रोज ही ये जो कल दीपराज जी ने विषय रखा था वो बड़ा संगीन विषय है कि आपने तो रोस्टर को भी खत्म करना शुरू कर दिया। आप देखो ना, आपने जो है वो पटवारियों को जो फॉर्में भरवाई, सभी से एक ही मुश्त में 800 रुपए ले लिया। भाई आप तो संविधान को भी नकार रहे हैं। मैं कल सुन रहा था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी कल्पना कर रहे थे उधर से, मतलब कैसा बाबा साहब, आप तो जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने तो आउटसोर्स का भी मैंने तो विरोध किया है, पता नहीं बाकी लोग करते नहीं करते हैं, वहां भी रोस्टर नहीं होता। और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है ग्रास रूट की, मतलब शोषण तो हर तरह का जो है वो आपके समय में ही हो रहा है।
तो मेरा ये माननीय अध्यक्ष जी ये निवेदन है, आग्रह है कि जो माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी ने ये जो अपना अभिभाषण जो है वो रखा था, उसमें जो है वो कई चीजें वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि ऐसी टिप्पणियां थी, लेकिन जो ये अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी से जो पढ़ा उन्होंने या नहीं पढ़ा, उसका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद। थैंक यू।